सो मैं ये बोल रहा था कि इफ योर एसेज हैव सम क्रॉनिक इश्यूज, जैसे कोई एक गलती है जो तुम बार बार रिपीट कर रहे हो अपने एसेज में, यूपीएससी में दे विल नॉट गिव यू इनफ टाइम कि तुमने कहीं पे गलती कर दी बाद में अच्छा लिख रहे हो। थ्रू आउट योर राइटिंग, थ्रू आउट द ऐसे इट शुड बी गुड, ठीक है, बिकॉज वहां पे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि तुम्हारे के कंटेंट पढ़ के एवेल्युएट करेगा। तो पॉइंट इज कि एवरीथिंग शुड बी नियर परफेक्ट। परफेक्ट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जब तुम यहाँ पे अपने रूम में बैठ के आराम से इफ यू ट्राई टू राइट अ परफेक्ट ऐसे, देन एग्जाम में कुछ अच्छा लिख पाओगे, बिकॉज वहां पे प्रेशर रहेगा। तो पॉइंट इज कि व्हेन आई गिव यू अ पॉइंटर कि ये इशू हो रहा है तुम्हारे साथ, तो जस्ट वर्क ऑन दैट कि अच्छा ये गलती है, आई हैव टू वर्क ऑन माय ग्रामर, आई हैव टू वर्क ऑन माय सेंटेंस फॉर्मेशन, आई हैव टू वर्क ऑन द कंटेंट। तो टेक दोस पॉइंटर्स एंड कीप ऑन इंप्रूविंग ऑन दैट, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे एक हनी का है भाई, कहाँ गया हनी? हनी आज नहीं आया क्या? अब यो यो हनी सिंह की क्या आदत है, मैंने लास्ट टाइम ही बोला था उसको वीसी में, आज आए नहीं है, ठीक है। सो व्हाट ही डज इज कि वो इंट्रोडक्शन में पूरा ऐसे समराइज कर देता है अपना। अगर वो 5-6 मेन पॉइंट्स दे रहा है अपने मेन कंटेंट में, तो ही विल जस्ट राइट ऑल दोस पॉइंट्स इन द इंट्रोडक्शन। अब इफ समवन इज गिविंग एन इंट्रोडक्शन लाइक दिस कि वो ऑलरेडी पूरा अपना फ्रेमवर्क इंट्रोडक्शन में बता दे रहा है, देन देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी रेड इन द मेन बॉडी। क्या पढ़ूं मैं, सब तो तुमने वहीं पे बता दिया। तो ये सारे गलती नहीं करना है। एंड आई हैव बीन गिविंग हिम कंसिस्टेंटली द सेम रिमार्क बट ही इज नॉट इंप्रूविंग। तो पॉइंट ये है कि जब मैं किसी को कोई रिमार्क दे रहा हूँ तो उसको फिर ही नीड्स टू इम्प्रूव, ठीक है, उस पर काम कर लो थोड़ा, एंड थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूवमेंट हो पाएगा। सूरज पूछ रहा है कि सर आई एम कंसर्न अबाउट माय परफॉर्मेंस इन एसेज एंड आर्गुमेंट्स, आई एम कंसिस्टेंटली स्कोरिंग 5, 6 एंड ओकेजनली 7 आउट ऑफ 20. Is not it a below average performance? Will it be possible to get more than 10? No, it will not be possible to get more than 10. I don't think यूपीएससी देता है। तो 10 तो इज लाइक अ नियर परफेक्ट, ऐसे जो सबसे बेस्ट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर किसी को आई एम गिविंग 6 और 7 मार्क्स तो अच्छा है, अच्छा परफॉर्मेंस है। तो कंसिस्टेंटली गेटिंग 6 इज फाइन, 7.5 इज गुड, 8 तो मेरे ख्याल से एक ही दो बार दिया होगा, 9 तो आई डोंट थिंक मैंने किसी को अभी तक दिया है। जब उस लेवल के आएंगे तो आई विल गिव दोज मार्क्स, ठीक है। एंड मैक्सिमम तो इतना ही जाएगा, 9, 9.5 इस टाइप से। मेनली तो ये चीज है, ठीक है। तो यस, रितु तुम बताओ तुम्हारा प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? तुम्हारा साउंड नहीं आ रहा है। आई थिंक किसी को भी नहीं आ रहा होगा, है ना? ठीक है, डजेंट मैटर, आई एम अज्यूमिंग अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। हर्ष तुम बताओ, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग? यस सर। सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा मुझे, हाँ वीडियो बंद पता नहीं, करिए। मुझे भी सरप्राइजिंगली नहीं दिख रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू रिजॉल्व इट। यस सर। सर मेरा सब्जेक्ट्स तो मैंने पढ़ लिए हैं, अभी हम्म। पीवाईक्यूज कर रहा था मैं। तो हम्म। फिलहाल तो सीडीएस के चल रहे हैं। बाकी सर हिस्ट्री में एक रीडिंग की है, इकोनॉमिक्स हम्म। में दो बार कर लिया है, हम्म। ज्योग्राफी एक बार कर ली है, मैपिंग चल रही है सर अभी, वर्ल्ड की भी और उसकी भी दोनों मिक्स। और पॉलिटी सर 2 बार कर लिए। और सर मैथ्स सर 2 बार कर लिए। साइंस एक भी बार नहीं की है, लेकिन साइंस में थोड़ा सा ऐसे ही है कि मतलब पीवाईक्यूज कर रहा हूँ तो सोच रहा हूँ उसको कर लूंगा, लास्ट में एक बार देख लूंगा वो नाइन नहीं टेंथ तो का। साइंस अभी स्टार्ट कर लो ना, बिकॉज अदर यस सर। पीपल आर स्टक इन हिस्ट्री, तुमने ऑलरेडी हिस्ट्री कर रखी है। यस सर। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग साइंस एंड मैथ से ज्यादा रिवॉर्ड रेशियो तो कहीं पे नहीं है, ठीक है। यस सर। तो और पोर्शन इज ऑलमोस्ट नियर फिक्स, वो एनसीईआरटी से ही पूछते हैं, एनसीईआरटी ऑफ 9th एंड 10th एंड कुछ सिलेक्टेड पोर्शन 11th 12th का, प्लस करंट अफेयर्स। तो एटलीस्ट एनसीईआरटी को एट दिस स्टेज तो कर लो यार पूरा अच्छे से, 9th एंड यस 10th सर। वाली को, सर उसको ठीक है। बहुत पहले ही कर लिया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा कर ही लिया है मैंने। तो उसके जो भी हाँ। थोड़ा सा शॉर्ट कमिंग्स होती हैं तो उसका डिटेल्ड मतलब पीवाईक्यूज में जो भी पूछता है, ऑप्शंस वगैरह हम्म। करके वो जो भी नहीं आता है उसको अच्छे से लिख के, तो वो कर रहा हूँ पूरा। तो मुझे लगता है कि एक बार पढ़ लूंगा, 9 10 का तो करना ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा यही पीवाईक्यूज नहीं चल रहा है पढ़ तो। लोगे वो अलग मैटर है, तैयार है कि नहीं है, मेरा ये तैयार है क्वेश्चन सर, है। मतलब तैयार तो है, लेकिन वही ये सब रीडिंग नहीं की है पूरा की 9th की पूरी पढ़ ली है। वैसे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मतलब ऐसे पूरा नहीं आता है, तो वो हम्म। पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो है ही सर, पिछली बार का किया ही हुआ है, इस बार भी थोड़ा सा काफ़ी पीवाईक्यूज कर ही रहा हूँ अभी। इतना 15 20 तो दिन हो चलो गए आई, करते हुए। अगर ऐसा है तो आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, बताओ एक्स रेज, गामा रेज एंड विजिबल लाइट, इसमें फास्टेस्ट रेडिएशन कौन सा होता है? एक्सरेज का सर। वाओ मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, बताओ फिर से। एक्सरेज, गामा रेज और विजिबल रेज, फास्टेस्ट किसका होता है? क्या क्या पूछा था?
सबसे फास्ट स्पीड किसकी होती है तीनों रेडिएशन फास्ट में? स्पीड यस, पता नहीं टेक सर, योर मैं टाइम एंड थिंक ओवर इट, एंड दिस इज अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन, सोचो थोड़ा अच्छे से। आलोक हमारे बोल रहा है गामा रेस। गामा रेस वाले यू कैन रेज योर हैंड्स, जिनको लगता है गामा रेस सबसे तेज होती है स्पीड। ठीक है, एक्स रेज वाले रेज योर हैंड्स, जिनको लगता है एक्स रेज फास्टेस्ट होती है। ठीक है भाई, सबकी सेम वेलोसिटी होती है वैक्यूम में यार, एवरीवन इज एवरी ऑफ दिस इज यस अभी एग्जैक्टली सर इसके सेम। बारे में कभी पढ़ा नहीं है, मतलब एग्जैक्टली पढ़ा नहीं है तो यही हाँ, तो पॉइंट है ना। ये ये कभी दिस क्वेश्चन इज आया नहीं द था, वो कभी आया नहीं था ना एग्जाम में, तो ऐसा पता डू नहीं नॉट कैसे। टेक इट पर्सनली, मतलब आई जस्ट वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन। देखो यार, तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो वैक्यूम में दे विल ट्रैवल एट द सेम स्पीड जो लाइट की स्पीड होती है, 3 into 10⁻8 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट कि जब साइंस पढ़ रहे हो तो उसमें जरूरी नहीं है कि तुम्हें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलेगा। यू नीड टू अप्लाई योर सेल्फ ऑल्सो कि अच्छा, एक्स रेज, गामा रेज, विजिबल लाइट, ये तो तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तो स्पीड उतनी ही फिक्स होती है जो लाइट की स्पीड होती है, वही तो बोलते हो। तो फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी, मतलब जो बोलते हो ना कि स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू क्या होता है, वेवलेंथ, एफ लैम्डा। तो इसमें सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। गामा रेज का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, दे आर द मोस्ट एनर्जेटिक, लेकिन स्पीड तो सबकी सेम रहेगी बिकॉज वेवलेंथ विल वेरी। समझ रहे हो? तो दिस वाज माय पॉइंट कि जब साइंस पढ़ रहे हो थोड़ा लॉजिकली तैयार करना है, हर चीज को रटना उस टाइप से नहीं करना है। ठीक है, तो व्हेन यू आर रीडिंग साइंस, ट्राई करो कि जो कंसेप्ट है अंडरलाइन उसको समझ के तैयारी करो, बिकॉज दे कैन आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इट इज वेरी इजी टू बी फूल्ड अराउंड कि अरे ये तो ठीक है। जबकि अधिकतर लोग ने गामा रेज का इसलिए आंसर दिया होगा बिकॉज दे हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, बट ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें तो इट्स नॉट एन एक्सक्यूज कि पढ़ा नहीं है, बिकॉज ये तो एमसीक्यू में आता तो बता देता, लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो बिकॉज दिस इज अ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और कौन है भाई, और कौन बताना चाहता है उसकी तैयारी कैसे चल रही है, क्या क्या उसने तोप दाग ली अभी तक, क्या क्या चीजें अचीव कर ली हैं, क्या बची हुई हैं? चंद्र प्रकाश सूरज लाइब्रेरी में है। सर एक एक शिवम चीज भाई तुम पूछनी थी सर बताओ। मैंने। यस, हाँ बताओ भाई हर्ष। सर ये पूछना था कि हिस्ट्री तो सर मैं पढ़ तो लिए, लेकिन ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था हिस्ट्री में, पता नहीं, तो मैं भाई ना नहीं मतलब आएगा यार, बिकॉज देयर इज जस्ट सो मच टू कवर ना, इसीलिए तो मैं पीछे पड़ा हूँ तुम लोग कि हिस्ट्री फिनिश कर लो। बिकॉज पॉइंट क्या है हिस्ट्री में, इफ यू लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली, भाई बहुत ज्यादा कंटेंट है। मतलब इट्स लाइक इट टेक्स फॉर एवर टू फिनिश ऑफ हिस्ट्री। अब तुम्हारे पास भाई एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न इंडिया हो गए, उनके 3 बुक्स हो गए, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, देन इन सेम की ओल्ड एनसीईआरटीज हो गई या स्पेक्ट्रम हो गई। तो एक तो कंटेंट भी बहुत ज्यादा है, याद भी बहुत कुछ रखना है। तो अगर तुम लोग इस पोर्शन को फिनिश ऑफ नहीं करोगे ना हिस्ट्री को, तो ये खिंचता ही जाएगा। और कोई अगर ऐसा भी है ना जो बोल रहा है कि सर मेरा तो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हिस्ट्री था, आई एम मास्टर ऑफ हिस्ट्री, तब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आंसर नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसका रीजन ही यही है कि बिकॉज देयर इज जस्ट सो मच टू बी डन। ठीक है, अनलाइक पॉलिटी जहां पे हम लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ो तो सब चैंपियन बन जाते हैं कि भाई हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स याद हो गए, केसेस के नाम याद हो गए। हिस्ट्री में कितने याद रख लोगे? किसी को लगता है कि उसको मुगल डायनेस्टी का सब कुछ पता है, फिर भी यार न्यू क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड जो उसको नहीं पता होगा। तो कॉन्फिडेंस का टेंशन नहीं है हिस्ट्री में। मेन मेन फोकस है कि हिस्ट्री में तुमने अगर अच्छे से तैयारी कर ली है एंड लेटर से 10 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, तो समवन विद बहुत अच्छा तैयारी कैन आंसर में भी 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10। जिसकी थोड़ी अच्छी, उसने अच्छे से फिनिश किया हुआ है बट वो इज नॉट अ चैंपियन, तो मे बी ही कैन आंसर 4 क्वेश्चंस। तो एटलीस्ट यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन देन अदर्स। लेकिन पॉलिटी में तो क्या होता है, जिसने अच्छे से तैयार किया तो वो 10 में से 9 क्वेश्चंस आंसर कर देगा। ये वाली चीज है, हिस्ट्री में वेरिएशन आता है, तो इसीलिए मतलब डोंट बी यू नो स्टक एट जीरो कि सर खत्म ही नहीं हो पाई हिस्ट्री हमारी। तो एटलीस्ट जो डुएबल क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट कर पाओ, इसलिए हिस्ट्री को फिनिश ऑफ करना जरूरी है ना। डोंट वरी अबाउट द कॉन्फिडेंस, वो हो जाएगा यार। ठीक है, सर मैं एक बार सोच रहा था अभी कि वापस एक बार पढ़ लूँ, जो मैंने मतलब पढ़ी है, जो एक बार तो पढ़ ली है हिस्ट्री, पीवाईक्यूज कर रहा हूँ, तो मतलब अभी 7 जो बुक्स हैं उसको वापस पढूं कि मतलब पीवाईक्यूज करूँ, तो ये मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कि हाँ भाई मेरा हो देखो गया है। एक चीज मैं बताता हूँ, जनरली जैसे कोई भी सब्जेक्ट है जिसको तुम फिनिश ऑफ करो, एंड पर्टिकुलरली फॉर हिस्ट्री, लेट अस से यू आर फेस्ड विद अ क्वेश्चन, तुम सबने लेट अस से किसी ने
इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा हुआ है अच्छे से, एंड मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि इंडस वैली का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूंगा। अब कोई एमसीक्यू ऐसा आता है जो तुम्हें इंडस वैली में लगता है यार ये तो देखा ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या है, तो एटलीस्ट ट्राई कि उसको अटेम्प्ट कर दो। मतलब तुम कुछ कंजेक्चर्स लगाओगे, कुछ तुम अप्रोक्सीमेशंस लगाओगे कि अच्छा उस टाइम पे कुछ ऐसा था तो ये हो सकता है तो वो हो सकता है, बट कोई ऐसी चीज तुमने सुना ही नहीं है कभी, उसको छोड़ दो। बट व्हेन यू फोर्स योरसेल्फ टू अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस इन हिस्ट्री तो कुछ तो ठीक होंगे, एंड दिस ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में यही करते हो। बट हिस्ट्री में जस्ट बिकॉज वो कुछ भी पूछ लेते हैं जो तुमने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, तो एटलीस्ट इतना तो करो कि हर पोर्शन को अच्छे से पढ़ के, जो फिक्स्ड किताबें हैं तुम्हारी उसको पढ़ के ट्राई टू फोर्स योरसेल्फ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट पीवाईक्यूज में जो करोगे तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि कौन से पोर्शन हैं जहां पे आई कैन टेक अ कॉन्फिडेंस, टेक अ लीप ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मतलब जनरली माय आई थिंक मेरा असेसमेंट जो है हिस्ट्री का वही है कि मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रहता है तैयारी करना, इंडिपेंडेंस वाला पोर्शन है, उसके बाद एंशिएंट में होता है एंड सबसे कम मिडिवल में होता है। बट और लोगों का असेसमेंट अलग हो सकता है, बट माय पॉइंट इज तीनों पढ़ के जाओ, ठीक है, अच्छे से, तो अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चंस। अब अगर कोई ऐसा है जिसने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी नहीं, छोड़ के चला कि सर मैं तो एंशिएंट और मॉडर्न ही पढ़ के जाऊंगा, एंड देयर आस्क क्वेश्चंस अबाउट दिस मराठा एम्पायर ये वो सब, तो फिर नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे ना। बट तुमको अगर पता है कि हाँ कौन कौन सी डायनास्टीज थी, ये होलकर्स कहाँ थे, भोसले कहाँ थे, ये सब कहाँ कहाँ पे क्या चीजें थी, तो फिर एटलीस्ट यू विल इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो यही चीज है हिस्ट्री में कि तुमने अगर एक बार पढ़ लिया वेरी गुड, अब पीवाईक्यूज उठा लेना, रिवाइज कर करके अटेम्प्ट दे दे के देखो कि कौन से क्वेश्चन है जो तुम सही कर पा रहे हो, जो नहीं कर पा रहे हो उनको भाई फिर थोड़ा और टाइम है तुम्हारे पास, तो टाइम रहेगा अभी बाद में। ठीक है। और जी सर, शिवम सर बोल रहे हैं। हाँ भाई शिवम बताओ यार क्या चल रहा है प्रिपरेशन में तुम्हारा। अभी तो सर मेरा साइंस खत्म हुआ है, मतलब साइंस पहले ही हम्म खत्म कर लिए थे, और ज्योग्राफी खत्म हुआ है, उसका पीवाईक्यूज भी लगा लिए हैं। और अभी सर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब खत्म होने वाला है। और हिस्ट्री हम्म स्टार्ट किए हैं सर, मेडिवल चल रहा है, जैसे सॉरी सर एंशिएंट चल रहा है। हम्म और पॉलिटी भी खत्म हो गया, उसका पीवाईक्यूज भी लगाए हैं। अभी सर इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना है। और हम्म। सर मैथ रिवाइज करना है, पढ़ें एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, अच्छा और है यार, करंट अफेयर्स मतलब सर बस। छूट रहा है, हम्म जैसे करंट अफेयर्स सर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, डेली डेली नहीं पढ़ पा रहे, इसलिए जो डेली आता है। भाई सबसे जरूरी तो करंट अफेयर्स है, मतलब तुम्हारा अगर जीएस वीएस हटा दो, सबसे जरूरी है तो एटलीस्ट कोशिश करो कि डेली टाइम निकालो करंट अफेयर्स के लिए, अदरवाइज कवर नहीं हो पाएगा वो, बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है। ओके। निखिल भाई तुम बताओ यार क्या चल रहा है प्रिपरेशन में। अगर लाइब्रेरी में नहीं हो तो ओके इनफ, ठीक है छोड़ो। तो मैं अभी बताता हूँ कि आज बेसिकली जो वीसी रखा है हमने रिपोर्ट राइटिंग के लिए रखा था। किसने किसने रिपोर्ट राइटिंग वाले दोनों वीडियोस देख लिए हैं, जो देख के आया है जस्ट रेज योर हैंड्स। ठीक है, काफी लोगों ने देख लिया होगा। तो बेसिकली अगर वो वीडियोस देख लिए दोनों, तो उसमें जितना बताना था रिपोर्ट राइटिंग का मैं बता चुका, आई जस्ट ब्रीफ यू अबाउट इट। देखो पहला बात तो क्या है कि जो भी तुम ऐसे राइटिंग में करते हो, तो ऐसे राइटिंग तुम ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखते हो, चीजों को एक्सप्लेन ज्यादा करते हो। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग इज मोर फैक्चुअल। ठीक है, तो हमेशा ये दिमाग में रखना, बिकॉज रिपोर्ट राइटिंग कितने मार्क्स का आता है एक रिपोर्ट, बताओ, हु विल टेल, एंड कितने रिपोर्ट्स आते हैं 10 जस्ट हम। 2 हाँ report चंदू with 10 बताओ। marks each. हाँ ठीक है, दो Sir, रिपोर्ट 2 10 मार्क्स reports ईच, or एंड 10 marks each. हाँ एग्जैक्टली दो रिपोर्ट्स आती हैं, 10 मार्क्स ईच का आता है। कितने वर्ड्स में लिखना होता है। So 200 words each. यस 200 वर्ड्स में लिखना होता है। तो पॉइंट इज व्हेन यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट, तो यू कैन नॉट टेक द क्रिएटिव लिबर्टी कि पहले इंट्रोडक्शन लिखूंगा, फिर मेन बॉडी लिखूंगा, फिर कंक्लूजन लिखूंगा, ऐसा नहीं करना है कुछ। तुम सीधे रिपोर्ट में है, उसमें फॉर्मेट होता है कि तुम जो उसमें देखोगे कि तुम टॉपिक लिख के फिर अपना नाम डेट इस टाइप से लिख के, नाम एग्जैक्टली नहीं लिखना होता है, यू कैन राइट XYZ इंस्टेड ऑफ राइटिंग योर नेम, क्योंकि अभी चेंज कर दिया उन्होंने, कहीं पे भी पेपर में अपना नाम नहीं लिखना है। तो XYZ एंड डेट लिख के स्टार्ट कर देना, बस डायरेक्टली रिपोर्ट स्टार्ट कर दो। न्यूज़पेपर्स में अगर जनरली तुम देखोगे किसी मैटर को अगर वो रिपोर्ट करते हैं, कुछ चीजें न्यूज़पेपर में अच्छे से पढ़ा करो। जैसे मान लो कोई रिपोर्ट का रिलीज हो रहा है, कोई मिनिस्ट्री वाले कोई कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, कहीं पे कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इंसिडेंट होता है, कोई ट्रेजेडी होती है, उसमें देखना न्यूज़पेपर में रिपोर्ट कैसे आती है। ठीक है,
तो अब पॉइंट क्या है कि जब तुम पढ़ोगे न्यूज़पेपर ना, यू विल रियलाइज कि वो क्या करते हैं कि वो इनिशियली जो क्रक्स होता है वो बताते हैं रिपोर्ट में। जैसे अभी एक रिसेंट इंसिडेंट था जिसमें वर्कर्स ट्रैप हो गए थे, साउथ इंडिया में हुआ था कहीं, कौन सा था वो यार, कौन सा रिवर था जिसमें शायद 8 वर्कर्स ट्रैप हुए थे टनल के, कौन सा था समवन? तमिलनाडु का सर। हाँ तो और डिटेल में बताओ ना, कौन सी रिवर थी, कहाँ पे था, ये वो सब चीजें नहीं पता है तो छोड़ो उसको। माय पॉइंट इज कि मान लो कोई ऐसे रिपोर्ट आती है, लेटर से कि कोई एक टनल है जो कोलैप्स हो गई है, उसमें वर्कर्स फंसे हुए हैं, तो तुम जब फर्स्ट ही पैराग्राफ में आओगे ना, तो वहीं पे सारी डिटेल्स मेंशन कर दो कि रिपोर्टेडली इतने वर्कर्स, मतलब एक टनल कोलैप्स हुई है, एग्जैक्ट लोकेशन तमिलनाडु का, तो ठीक है फाइन। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिकॉज रिपोर्ट राइटिंग फैक्चुअल होता है, तो तुम्हें नेम्स, प्लेसेस, इन सब पे ज्यादा फोकस करना है, टाइम पे, बी मोर फैक्चुअल। तो तुम बताओ, ऐसे डील मत करना जैसे तमिलनाडु तो बहुत वेग सा हो गया पूरे स्टेट में, बट अगर तुम लिख रहे हो तो लेटेस्ट से कि आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल कि ऋषिकेश में किसी एक जगह पे कोई टनल कोलैप्स हुई है, तो तुम अपने रिपोर्ट में फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन करो अ टनल एंड अंडर कंस्ट्रक्शन टनल कोलैप्स्ड इन, अब वो जो जगह है उसका नाम लिखो, ठीक है, कॉमा लगा के ऋषिकेश लिखो, ठीक है, कितने बजे हुई है, कितने लोग ट्रैप्ड हैं। तो ये सारा जो एक हेडलाइंस होती है उसको तुम फर्स्ट पैराग्राफ में दे दो पूरा, ठीक है। अब ऑब्वियसली न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स पढ़ के तुम्हें इतना पता चल जाएगा, ठीक है, श्री साई लाम में हुआ था, ठीक है फाइन। तो सिल्कियारा टनल इन ऋषिकेश, ठीक है। अरे यार मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जब रिपोर्ट लिखते हो तो फर्स्ट पैराग्राफ में राइट द हेडलाइंस, ठीक है, हेडलाइंस में जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बताने का सब बता दो, उसको फर्स्ट पैराग्राफ में सब बता दो। टनल कहाँ पे कोलैप्स हुई है, कितने वर्कर्स फंसे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन थी कि कौन सी कंपनी कर रही थी, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पैराग्राफ ऑनवर्ड्स तुम थोड़ा डिटेल में उसको बताना शुरू करो कि भाई वो टनल कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रही थी, कितने, जैसे अगर फंसे हैं तो कितने मीटर्स आगे जाके फंसी, कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी थी, अब रिलीफ में कौन आया हुआ है, उनको रेस्क्यू करने के लिए क्या चल रहा है, ठीक है, और कौन सी एजेंसी है जो उनको रेस्क्यू कर रही है, ये सारी बातें कवर करो। एंड जब ये सारी चीजें लिखते हो तो जो भी स्पोक्स पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, तो जनरली अगर कोई ऐसा केस ले रहे हो तो यू विल, मतलब जनरली देखो कि इसमें कौन कौन लोग हैं जो अपने स्टेटमेंट्स देते हैं। स्टेट का चीफ मिनिस्टर देगा, मोदी जी दे देंगे, प्राइम मिनिस्टर दे देंगे, जो रिलीफ एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है उसका तुम स्टेटमेंट लिख सकते हो, जो ट्रैप्ड हैं उनकी फैमिलीज का लिख सकते हो कि वो कितने दुखी हो गए भाई इन सब चीजों से। तो मेरा पॉइंट है फर्स्ट पैराग्राफ में तुमने बता दिया मेन जो चीजें होनी थी, सेकंड पैराग्राफ ऑनवर्ड्स उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करो, क्या कब कैसे कहाँ हुआ, रेस्क्यू में क्या क्या किया गया। उसके बाद बिकॉज रेस्क्यू की बात कर रहे हो तो एनडीआरएफ जाएगी, एनडीआरएफ के किसी एक सीनियर ऑफिसर, जरूरी नहीं है कि तुम्हें एनडीआरएफ के डीजी का नाम याद हो एग्जैक्ट, ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं याद है तो तुम कोई नीचे का आईजी रैंक ऑफिसर दिखा सकते हो एंड जस्ट राइट अ हाइपोथेटिकल नेम, ठीक है, कि आईजी एनडीआरएफ श्री एनआर कुमार इंचार्ज ऑफ द ओवरऑल रेस्क्यू मिशन टोल्ड द रिपोर्टर्स दैट, ऐसे करके एक कोई नया इंफॉर्मेशन का बिट दे दो, मतलब वो ये बताएगा कि ठीक है कितना टाइम लग सकता है रेस्क्यू में, रेस्क्यू डिफिकल्ट क्यों हो रहा है कि टनल में पानी भर गया है। माय पॉइंट इज व्हाइल राइटिंग अ रिपोर्ट उसको और फैक्चुअल एंड डिटेल्ड बनाने का कोशिश करो, ठीक है। जब उनका स्टेटमेंट दे दिया तो तुम दिखा सकते हो कि वर्कर्स की फैमिली भी स्पॉट पे प्रेजेंट है एंड दे आर वेरी सैड विद इट, ठीक है, वर्कर्स की फैमिली बोल रही है कि जब इतना हाई रिस्क कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो पहले से क्यों नहीं रेस्क्यू वगैरह का प्लानिंग किया गया था, ये वो सब चीजें क्यों ऐसे। तो मतलब पॉइंट इज अलग अलग लोगों का नाम लेके तुम अपने व्यू पॉइंट्स दिखाओ, इट्स नॉट एन ऐसे राइटिंग, सो तुम अपने व्यू पॉइंट्स नहीं दे रहे हो, इट्स अ रिपोर्ट, तो तुम रिपोर्ट में हर चीज बता रहे हो किसी और का। तो वेन एवर यूर राइटिंग अ रिपोर्ट लोगों का नाम लेकर चीजें लिखो, अपने नाम लेके चीजें नहीं लिखनी है वहां पे। तो किसी का स्टेटमेंट दिखा सकते हो, लेटर ऑन तुम दिखा दो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी इन अ स्टेटमेंट सेड दैट कि जो भी जितने भी वर्कर्स की डेथ हुई है उनको हम इतना कंपेंसेशन देंगे, जो ट्रैप्ड है उनके लिए हम ये कर रहे हैं, सभी की फैमिलीज को हमने अच्छे से अकोमोडेशन वगैरह दे दिया है। पॉइंट इज रिपोर्ट जब लिखते हो तो शुड कवर 360 डिग्री का व्यू पूरा, ठीक है।
अब इसी में लेटेस्ट से जैसे यूएस टैरिफ इंपोज करने वाला है अभी 2 अप्रैल से बोल रहे हैं। अब वो तो देखेंगे कि 2 अप्रैल को क्या होगा, बट लेटेस्ट से इस टॉपिक पे कोई रिपोर्ट आता है, ठीक है। तो जब इस टॉपिक पे रिपोर्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली फर्स्ट पैराग्राफ में तुम सीधे बता दोगे कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स Donald Trump has sanctioned the imposition of 25% tariffs on all goods imported from countries which या फिर रेसिप्रोकल टैरिफ्स फ्रॉम ऑल कंट्रीज जो यूएस पे टैरिफ्स अप्लाई करते हैं। इस टाइप से तुमने फर्स्ट पैराग्राफ में दे दिया है। सेकंड में तुम उन टैरिफ्स की डिटेल पे जाना, किस किस प्रोडक्ट पे कितना कितना लगाया है, क्या बेसिस है लगाने का। अब उसके बाद जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उसका स्टेटमेंट लिख देना, कुछ अलग अलग कंट्रीज के मिनिस्टर्स ऑफ कॉमर्स का या फिर प्राइम मिनिस्टर्स का स्टेटमेंट्स लिख देना कि उन्होंने भी बोला है कि वी विल आल्सो अप्लाई रेसिप्रोकल टैरिफ्स और ये वो सब चीजें करके। तो अब इसका फिर क्या इम्पैक्ट होगा वर्ल्ड ट्रेड पे ये सब दिखा देना, बस खत्म। लेकिन कहीं पे अपना नाम लेके फैक्ट्स मत दिखाने लग जाना, ठीक है। हमेशा दूसरे का नाम लेकर दिखाओ। और रिपोर्ट्स में जनरली व्हाट यू कैन डू इज कि तुम जो लोग उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है इनका इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हो, प्लस जो सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट होता है, ठीक है। जैसे अगर टनल कोलैप्स है तो तुम उसमें एक जियोलॉजिस्ट का स्टेटमेंट डाल सकते हो। नो नीड कि तुम्हें जियोलॉजिस्ट का नाम पता हो, जस्ट इमेजिन सम हाइपोथेटिकल नेम। तो अब उसमें तुम लिख दो श्री अनिल कुमार, रिनाउंड जियोलॉजिस्ट, जिसने बोला है ऐसे कि मतलब हिमालयास का फॉर्मेशन अभी उतना एंशिएंट नहीं है, उसमें लूजली फॉर्म्ड रॉक स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज व्हाई टनल्स दे आर मोर प्रोन टू कोलैप्स। दिस इज मतलब ये तो जियोग्राफिकल फैक्ट है, तुम सबको पता है कि हिमालयास थोड़े न्यूअर फॉर्मेशंस एज कंपेयर टू अरावलीज, एज कंपेयर टू द डेक्कन प्लेट्यू। तो अब तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन पता है ज्योग्राफी में, इसको कैसे यूज करोगे रिपोर्ट राइटिंग में? शो इट कि एक एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट ऐसा ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा कर लोगे तो तुम्हारा रिपोर्ट राइटिंग हो जाएगा। 200 वर्ड्स का ही होता है, सो यू कैन नॉट डेली डेली और बीट अराउंड द बुश। डायरेक्टली मैटर पे बात करो, सीधे बात करके उसको 200 वर्ड्स में खत्म करना है। और कोशिश ये करना है कि जितने एस्पेक्ट्स कवर कर सकते हो, ठीक है, उनको कवर कर लेना। तो अगर इसका मोटा मोटा स्ट्रक्चर बताओगे तो फर्स्ट पैरा में तुम्हारा आ गया ये सब चीजें जो पूरे मैटर का हाईलाइट होता है। इट्स लाइक द ब्रेकिंग न्यूज, क्यों आया है ये रिपोर्ट राइटिंग, उस पर बात कर लो। जो एक काइंड ऑफ मिडिल स्ट्रक्चर बनेगा उसमें तुम अलग अलग एंगल्स दिखा दो, जो हेडलाइन से उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दो और डिटेल्स के साथ। एंड लास्टली डिपेंडिंग ऑन कि क्या टॉपिक आया हुआ है रिपोर्ट राइटिंग के लिए, तो उसमें तुम थोड़ा सा दिखाओ कि आगे क्या होने वाला है। अगर टनल कोलैप्स हुई है तो आगे ऑब्वियसली क्या होने वाला है कि जिनकी डेथ हुई है उनको कॉम्पनसेशन अवार्ड किया जाएगा, जो फंसा है उसको रेस्क्यू किया जाएगा, जो भी फैमिलीज हैं उनको सही तरह से फैसिलिटी वगैरह ये सब देंगे, तो या फिर मे बी किसी को कंपैशनेट जॉब वगैरह मिलेगा। तो ये सब चीजें जब लिख रहे हो ऑब्वियसली किसी का नाम लेकर लिखना है, जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड करके लिख देना, ठीक है। अगर यूएस टैरिफ इंपोजिशन का आया है तो उसमें तुम लास्ट पैराग्राफ में मतलब लेटर ऑन ये लिख सकते हो कि कोई एक एक्सपर्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस पे जो ये बोलते जो ये बोल रहा है कि इससे पूरी दुनिया का नुकसान ही होगा। दिस इज लाइक टेकिंग अ रेट्रोग्रेड स्टेप, इट्स टेकिंग द वर्ल्ड बैक बाय डेकेड्स। इस टाइप से खत्म करना अपनी रिपोर्ट को, ठीक है। तो ये होता है रिपोर्ट राइटिंग। अब इसमें डाउट वगैरह तो मेरे ख्याल से इतना नहीं आएगा बिकॉज मेनली फैक्चुअल होता है। बट रिपोर्ट जब तुम लिखना तो इट शुड फील लाइक कि एक सिंगल इंटीग्रेटेड बॉडी है, ठीक है। थिंग शुड नॉट अकर आउट ऑफ नोवेयर कि बस ये फैक्ट है इसको लिख दिया सीधे। वो स्ट्रक्चर के इंटीग्रिटी पे थोड़ा सा ध्यान देना सब लोग, ठीक है। सूरज पूछ रहा है आई कैन यूज हाइपोथेटिकल एनजीओ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन नेम्स। यस यू कैन, ठीक है। बट जनरली होता क्या रिपोर्ट राइटिंग में जो भी टॉपिक्स आते हैं वो जनरली आर कवर्ड टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट इन न्यूज, ठीक है। न्यूज में वो आता ही आता है वो सब चीजें, ऐसे ही रिपोर्ट्स पे पूछते हैं। जैसे आई थिंक 2024 का आई हैव द क्वेश्चन पेपर, आई टेल यू क्या पूछा था इन्होंने। भाई समवन टेल मी 2024 में क्या आए थे रिपोर्ट्स के टॉपिक्स? ओके 23 का है। देखो 23 में उन्होंने पूछा डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स इन मेजर सिटीज
और सेकंड टॉपिक था इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, ठीक है, दैट वाज ऑफ 23। अब ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि अगर क्वेश्चन आ रहे हैं इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, तो तुम्हें मेजर स्पोर्ट्स जहां पे वुमेन ने एक्सेल किया है वो स्पोर्ट्स पता होने चाहिए, उनके नाम पता होने चाहिए, उनके अचीवमेंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब बॉक्सिंग हो गई, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, इन सब में तुमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देयर इज नो स्कोप कि तुम हाइपोथेटिकल नेम्स यूज करो बिकॉज दीज आर वेरी वेल नोन नेम्स। डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स इन मेजर सिटीज, अब अगेन इसमें देखो कहीं इंडिया नहीं लिखा हुआ है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन सी सिटीज हैं जहां पे वाटर टेबल का इशू चल रहा है। जैसे उस टाइम पे आई थिंक बेंगलुरु में हुआ था वाटर क्राइसिस, तो दिक्कत हुई थी। उसके बाद 2022 में दे वास्ट एविडेंसेस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक और ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। अब ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया में तो ठीक है, नाम पता होने चाहिए तुम्हें कि कौन सी मिनिस्ट्री है जो कंसर्न है, उसका मिनिस्टर कौन है, कौन कौन से कंपनीज हैं जो पीएसयूज हैं जो उसमें लगी हुई हैं, कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं। तो जहां तक हो सके स्टिक टू द फैक्चुअल जो ऑन ग्राउंड है, बट कोई ऐसी चीज है जहां पे तुम्हें याद नहीं आ रहा है वहां पे ठीक है, इट इज फाइन कि तुम हाइपोथेटिकल नेम्स यूज कर लेना, बट मिनिस्टर्स के नाम, गवर्नर्स के नाम, चीफ मिनिस्टर्स के नाम, दे कैन नॉट बी हाइपोथेटिकल, उनको तो एग्जैक्ट होना पड़ेगा। सूरज भाई क्लियर है तुम्हें अभी? माय पॉइंट इज कोई भी ऐसा बर्निंग इशू चल रहा होता है तो उससे अपडेट रहो। तो अगर तुम्हें नाम पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अवॉइड यूजिंग हाइपोथेटिकल नेम्स इन प्लेसेस जहां पे इट इज अ वेल नोन नेम, वहां पे मत करना उसको मिक्स एंड मैच, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग में तो इतना ही था भाई, किसी को अगर डाउट है तो पूछो अभी कि समझ में नहीं आया सर क्या चीज है ये, या फिर कोई डाउट है बताओ मुझे अभी। है किसी को कोई डाउट रिपोर्ट राइटिंग में? नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। मुझे मेरी वॉइस कुछ नहीं दे रही है, एलैबोरेट कर ये दीजिए। सर्च बताओ। बताओ सर। पहले पैरा में आपने बताया था इंफॉर्मेशन, दूसरे में इलैबोरेट द एक्शन, तीसरे में व्हाट इज अहेड। ये बस आई एम रीआइटरेटिंग। हाँ उतना ही है यार, ठीक है, ओके फाइन। तो अभी बेसिकली एक टॉपिक था डिजिटल कंपटीशन लॉ इज द नीड ऑफ आर इन इंडिया, इसको मैं बता देता हूँ। इसमें जनरली लोगों के ऐसे सही आए, कोई बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी है, बट पॉइंट इज कि यू पीपल आर मिसिंग सम कोर पॉइंट समवेयर। जैसे अब सूरज ने ऐसे लिखा, उसने केवल 2 ही पॉइंट्स मेंशन किए हैं मेन बॉडी में। तो ये चीज तो मैं बताता आ रहा हूं कि अगर तुम कोई भी ऐसे लिख रहे हो एटलीस्ट 4 से 5 तो मेन इश्यूज कवर करो अपने ऐसे में। तो अब टॉपिक था डिजिटल कंपटीशन लॉ इज द नीड ऑफ आर इन इंडिया। तो पहले तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा ना, इंट्रोडक्शन तो चलो लिख देना जो तुम लिख रहे हो कि भाई डिजिटल कंपटीशन लॉ क्या है, ये क्या क्या चीजें कवर करता है। बट अगर तुम किसी चीज की जरूरत का बता रहे तो नंबर 1 पे तो यही चीज कवर होनी चाहिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, व्हाई आर द प्रेजेंट लॉज, व्हाई इज द प्रेजेंट फ्रेमवर्क नॉट एबल टू डील विद दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, डिजिटल कंपटीशन से क्यों डील नहीं कर पा रहे हैं। उसमें तुम बात करो कि भाई कंपटीशन लॉ अभी जो है वो उसमें क्या है, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो वर्सेस एक्स एंड फ्रेमवर्क जो अभी हम लाने वाले हैं, इस चीज की बात कर लो। उसके बाद फिर तुम आगे बात करो कि जो ये टेक कंपनीज होती हैं जनरली ये क्या करती हैं कि दे हैव मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज, मोनोपोली बनाती हैं, मोनोपोली बना के दे डील इन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के कुछ एग्जांपल्स दो यहाँ पे कि क्या क्या है, जैसे प्रोडक्ट बंडलिंग किसी लोगों ने बताया हुआ है, कुछ डार्क पैटर्न्स की बात कर लेना कि कैसे फॉलो करते हैं, इन सब चीजों की बात करो। जब इन चीजों की बात करो तो ऑब्वियसली अलग अलग सेक्टर्स में भी बात करो, सोशल मीडिया की बात कर लो, ई कॉमर्स की बात कर लो, एंड यू कैन इवन टॉक अबाउट क्विक कॉमर्स, कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज इन सब में चल ही रहा है जो सारी प्रेडेटरी प्राइसिंग ये सब वो वाली बातें सब चल रही हैं। माय पॉइंट इज जब तुम बिग कंपनीज की बात कर रहे हो तो ना केवल उनकी तुम एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस की बात करोगे बट अलग अलग सेक्टर्स की बात भी करोगे जहां जहां पे एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हो रही हैं। वो कई लोगों ने क्या कि उन्होंने बस प्रैक्टिसेस बता दी, अलग सेक्टर्स नहीं बताए। ई कॉमर्स डिफरेंट है, सोशल मीडिया डिफरेंट है, कुछ किसी लोग ने ई कॉमर्स छोड़ दिया है, किसी ने सोशल मीडिया छोड़ दिया है, इन दोनों को कवर कर लो।
फिर उसके बाद ऑब्वियसली यू कैन टॉक अबाउट कि कंज्यूमर या फिर यूजर प्रोटेक्शन, डेटा कंसर्न्स, इनकी दिक्कतें आती हैं जिसके लिए डिजिटल कंपटीशन लॉ चाहिए होगा। एंड फिर लास्टली तुम बता सकते हो कि स्टार्टअप्स, इंडियन स्टार्टअप्स प्लस स्मॉलर प्लेयर्स जो डिसएडवांटेज पर रहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होगा। तो ये तो हो जाता है मेन बॉडी में। चारों पॉइंट्स अगर किसी ने नहीं लिखा होगा तो अभी नोट कर लेना जो मैंने बताए थे। इसके आगे जब तुम कंक्लूजन की तरफ आते हो, कई लोगों ने क्या किया कि मेन बॉडी छोटी रखी है, कंक्लूजन अनड्यूली लॉन्ग किया है। उन्होंने बताया है कि डिजिटल कंपटीशन लॉ से लॉ में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, माय पॉइंट इज कि यार देखो, चैलेंजेस पे एक तो टॉपिक नहीं पूछा जा रहा है तुमसे पूछा जा रहा है डिजिटल कंपटीशन लॉ की जरूरत क्या है, क्यों पड़ रही है इसकी जरूरत। तो बेटर तो ये है कि तुम जरूरत पे ही बात करो। Although it makes sense कि you will deal a bit about what can be the challenges once this law is implemented, but that has to be very superficial coverage. उसको depth में cover नहीं करना है। People have given it almost half to 1/3 length of the essay. इतने डिटेल में कवर नहीं करना है। तो बेस्ट क्या था कि तुमने इंट्रोडक्शन लिखा, अपनी मेन बॉडी लिख ली, कंक्लूजन में यू कैन शो कि नॉट विद स्टैंडिंग सम कंसर्न्स ऑफ, अब तुम कंसर्न्स बता दो कि कौन कौन से कंसर्न्स हैं जो हो सकते हैं डिजिटल कंपटीशन लॉ के। ठीक है, कि बिग कंपनी से कैसे डील करोगे, ये तो इनोवेशन को कर्व करने का थोड़ा सा टेंडेंसी हो जाता है। तो बस इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके कंक्लूड योर ऐसे कि नॉट विद स्टैंडिंग द कंसर्न्स ऑफ, जो भी है कॉमा कॉमा लगा के लिख दिया, डिजिटल कंपटीशन लॉ इज नीडेड इन इंडिया टू प्रमोट डिजिटल इकोनॉमी एंड इनोवेशन, ऐसे ऐसे करके बस कंक्लूड कर दो इसको। डोंट ओवर स्ट्रेच योर आर्ग्यूमेंट बाय सेइंग कि यार ठीक है, पहले तो तुमने दिखाया कि जरूरत क्यों पड़ रही थी, फिर उसके बाद तुम दिखा रहे हो कि उसमें दिक्कत क्या आ सकती है, एंड देन यू आर कंक्लूडिंग बाय सेइंग लेकिन इसकी तब भी जरूरत है। तो दिस इज लाइक गोइंग अराउंड इन लूप नहीं बनाना है इसका। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई जो मैंने जस्ट अभी बताई है, ये बताओ मुझे। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हु विल रीड देयर एसेज विल रियलाइज दिस कि ठीक है, तुमने सही काम किया है कि यू हैव टोल्ड अबाउट द चैलेंजेस, the concerns which will be raised as a result of implementing digital competition law, but try to understand कि topic is not about the challenges or the concerns of digital competition law. टॉपिक है उसकी जरूरत के ऊपर, तो 80% you will talk about उसकी जरूरत क्या है, एंड कंक्लूजन में जस्ट लेट अस से कि ऑन अ कर्सरी लेवल बस उसको डील कर लो उस चीज के साथ कि चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, लेकिन फिर भी इसकी जरूरत है, एंड जस्ट कंक्लूड इट देयर। क्योंकि जरूरत क्या है ये तुम ऑलरेडी बता चुके हो, तो फिर से उसको कंक्लूजन में लिखने का जरूरत नहीं है कि क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी। गॉट इट? तो यही था इसमें, इस टॉपिक में, डिजिटल कंपटीशन लॉ वाले में। और किसी को कोई अगर डाउट है तो पूछो अभी। कोई और टॉपिक पे कोई कुछ बात करना चाहते हो तो बता दो मुझे, बिकॉज वो बीच के 3 टॉपिक तो बचे हुए अभी भी, जिस वीक में मैं बीमार था एंड वो अभी भी मैं एवेल्युएट भी नहीं कर पाया एंड उनको डिस्कस भी नहीं किया है। बट पॉइंट इज कि इसके बाद से थोड़ा सा ऐसे और आर्ग्यूमेंट तो दूंगा, बट आई विल ट्राई कि एक रिपोर्ट एक वीक में दे दूं, या फिर आई विल गिव 2 रिपोर्ट्स इंस्टेड ऑफ 1, बिकॉज वो रिपोर्ट थोड़ा छोटा ही होता है। ट्राई टू वर्क ऑन द टेक्निक ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, टेक्निक ज्यादा जरूरी है। वो डेटा और फैक्ट्स तो ऐसे हैं कि तुम यू कैन इमेजिन, एंड जब हाइपोथेटिकल दे रहे हो तो डोंट गो आउट ऑफ द वे एंड कोई ऐसी फिगर दे दो जो इज नॉट रिलेटेबल। ठीक है, लेटेस्ट से रिन्यूएबल एनर्जी पे आता है, एंड इफ यू राइट कि भाई इंडिया ने 75% रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर दी है, तो ऑब्वियसली दैट इज रॉन्ग। इतना गलत मत करना। पॉइंट इज कि जो भी डेटा फैक्ट्स यूज कर रहे हो, इफ दे आर नॉट एक्यूरेट दे शुड बी नियर एक्यूरेट। बस ये वाली बात को ध्यान में रख के स्ट्रक्चर अच्छे से बनाकर रिपोर्ट राइटिंग शुरू करवाते हैं। ठीक है, एंड जब रिपोर्ट राइटिंग भी हो जाएगी देन वी विल प्रोसीड ऑन विद दिस वीकली प्रैक्टिस, जिसमें 4 ऐसे 2 आर्गुमेंट 2 रिपोर्ट इस टाइप से डील कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से उससे काफी प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी अगर किसी को कोई भी डाउट है या कुछ बताना चाहता है रिलेटेड टू प्रिपरेशन तो बताओ मुझे। नहीं है? ठीक है, तो फिर हिस्ट्री फिनिश कर लो अभी से। चंद्र प्रकाश बताओ। सर मेरा ये डाउट था कि सर जैसे आर्गुमेंट राइटिंग में सर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होता है, तो सर वो ऐसे जितनी साइज का होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए, मतलब उसकी साइज? यार ऐसे डू नॉट ट्राई टू
कैटेगराइज एवरीथिंग इनटू वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स कि इतना होना चाहिए, वैसा नहीं है। इफ यू फील कि टॉपिक को थोड़ा ज्यादा एलेबोरेशन की जरूरत पड़ रहा है तो यू कैन एक्सटेंड इट अ बिट, बट ऐसा नहीं है कि जनरली लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो उनको इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें वो अच्छा जानते हैं टॉपिक को, तो वो इंट्रोडक्शन को स्ट्रेच कर देते हैं लंबा। ऐसा मत करो, डू इट ओनली इफ द टॉपिक डिमांड्स इट। अदरवाइज तो कोशिश यही करो यार कि 50-60 में मैक्सिमम 50 to 60 वर्ड्स में इंट्रोडक्शन खत्म कर दो और मैक्सिमम 50 वर्ड्स में अपना कंक्लूजन भी खत्म कर दो, ठीक है? यस सर। बिकॉज इंट्रोडक्शन का काम बस इतना ही है कि तुमने टॉपिक का थोड़ा सा बैकग्राउंड या फिर एक स्टेज सेट कर दिया एंड जस्ट गो ऑन टू द मेन कंटेंट, डायरेक्टली उसकी बात करने लग जाओ। वो इट डजंट मेक सेंस कि उसको ओवर स्ट्रेच करो, बिकॉज उससे कोई ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, यस सर। ठीक है? और लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा इलेबोरेट करने का जरूरत है इसको, थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऑब्वियसली कर लो यार, लेकिन ओवर स्ट्रेच मत करना, बस ये चीज है। अब अगर मैं ऐसे किसी को बोलूं नहीं 50 वर्ड्स में खत्म करना है, देन यू विल स्टार्ट काउंटिंग वर्ड्स, दैट इज नॉट नीडेड, ठीक है? यस। तो पॉइंट इज भाई अभी आई एम एज्यूमिंग कि मार्च के एंड में तुम लोग का हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद स्टार्ट विद सिक्योरिटी, ठीक है? सिक्योरिटी खत्म कर लो। सिक्योरिटी में क्या कर सकते हो कि वो कार्तिकेयन का एक बुक आता है, दैट इज फाइन इनफ, उसको एक बार पढ़ लेना है बस, बिकॉज ज्यादातर सिक्योरिटी के क्वेश्चन जो बनेंगे वो तुम्हारे विजन आईएएस मैगजीन में कवर हो जाएंगे मंथली वाले में, और जो कुछ बचे हुए हैं वो एक स्ट्रक्चर के लिए तुम्हें कार्तिकेयन की बुक हो जाएगी, तो उसको पढ़ लो। एंड सोसाइटी भी पढ़ना है इंडिया का, तो इंडियन सोसाइटी के लिए योर एनसीईआरटी सोशियोलॉजी बुक्स विल सफाइस। किसने किसने पढ़ी है सोसाइटी अभी अलग से एज अ टॉपिक, एज अ सब्जेक्ट? सोसाइटी किसी ने पढ़ा अभी तक? नहीं पढ़ा होगा आई गेस, ठीक है, नहीं पढ़ा, डजंट मैटर, बट अभी सिक्योरिटी खत्म कर लो पहले, ठीक है? एंड दिस शुड टेक हार्डली 10 डेज होने चाहिए, तो आई एम अज्यूमिंग कि जो हम 15th अप्रैल तक तुम्हारा सिक्योरिटी वाला भी खत्म हो जाना चाहिए सबका, ठीक है? वो हो जाएगा, उसके बाद हम फिर अपना आगे बताता हूँ मैं कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हाँ, सूरज बोल रहा है अप्रैल से शुड वी स्टार्ट विद क्वांट एंड रीजनिंग। भाई एटलीस्ट मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम लोग का ये वाला जो पोर्शन है ना पूरा सिक्योरिटी सोसाइटी ये सब, ये पूरा खत्म हो जाए तो फिर हम स्टार्ट कर लें उससे, मतलब मैथ्स एंड साइंस वाले से। बट वो अभी हिस्ट्री लोगों का नहीं खत्म हो पा रहा है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम कि हिस्ट्री नहीं खत्म हो पाएगी तो फिर कैसे स्टार्ट करें बाकी चीजों को। बट कोशिश करो कि हिस्ट्री जितना जल्दी हो जाए फिनिश हो, एंड ये वाले जो टॉपिक्स हैं तुम्हारे जो मैंने बताया अभी कि सिक्योरिटी सोसाइटी कल्चर ये सारे, ये भी बिकॉज दिस विल टेक कुछ टाइम तो लगेगा ही तुम्हें खत्म करने में, ठीक है? तो आई वांट कि इसके बाद तुम सोसाइटी एंड सिक्योरिटी खत्म कर लो, और उसके बाद फिर ये बचेगा साइंस मैथ्स इंग्लिश वगैरह। गॉट इट? ठीक है, ओके फाइन यार, तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग, और करते रहो प्रैक्टिस सब लोग, ठीक है? टेक केयर, बाय।